हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं 498 केस के बारे में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ समझाने वाला हूं। 498 केस में ऐसा होता है कि केस सिंपल है, लेकिन कई बार हम नॉलेज की कमी की वजह से कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं और फिर उन गलतियों की वजह से जो हमारा केस है वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत बार दोस्तों मैंने वीडियोज़ बनाया, लोगों को समझाया। अभी रिसेंटली एक केस हमारे पास आया, उसके बिहाफ पर आपको मैं ये बातें समझाने वाला हूँ। देखिए, 498 के केस में बहुत ही सिंपल धाराएं लगी हुई थी। 498 406, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट। और इस FIR के अंतर्गत 10 लोगों के नाम इन्वॉल्व किए गए थे। अब लड़के का कहना यह था कि साहब ये तो सारी की सारी FIR ही झूठी है और हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं और जिन लोगों का नाम डाला है वो कभी भी इस लड़की के साथ नहीं रहे हैं। तो हमने उनको सजेस्ट किया था कि भाई ठीक है, आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करो कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति है, जो भी आपके पास एविडेंस है वो दिखाओ और बताओ कि भाई ये लड़की तो इनके साथ ही नहीं रही है, ये सब लोग अलग अलग शहरों में निवास करते हैं। तो उसने सेम किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कन्फर्म कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, हम संतुष्ट हैं और इसमें से 10 लोगों में से आपके 7 लोगों के नाम हट जाएंगे, केवल आपका और आपके मम्मी पापा का 3 लोगों के नाम इसमें रह जाएंगे, बाकी सब हम हटा देंगे। अब इतनी जब उन्हें एश्योरेंस मिल गई कि नाम हट जाएंगे और ऑब्वियसली पुलिस ने 41A का नोटिस भी रिसीव करवा लिया। 498 406 का मामला था, गिरफ्तारी तो उसमें बनती नहीं है। और दोस्तों बड़ा स्मूथली सब कुछ चल रहा था। फिर पता नहीं उनको अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने अपना और अपने माता पिता तीनों की एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर दी। अब एंटीसिपेटरी बेल इनिशियली उन्होंने सेशन कोर्ट में अप्लाई करी। अब दोस्तों मैंने बताया आपको, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल हस्बैंड को ना देने का एक ट्रेंड सा है, एक प्रैक्टिस बनी हुई है। अब वहाँ पे क्या हुआ, हस्बैंड की जो मम्मी थी, मम्मी को तो एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, लेकिन हस्बैंड और उसके पिताजी दोनों की एंटीसिपेटरी बेल को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब जब सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया तो उनको जाना पड़ा हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, पूरे मामले को देखा और एंटीसिपेटरी बेल दोनों को ग्रांट कर दी, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन दोनों पर लगा दी। कंडीशन ये थी कि जो पत्नी अलग रह रही है उसको इनिशियली कुछ पैसों का भुगतान किया जाए और उसके साथ बैठ के मीडिएशन किया जाए और अपना घर बचा लिया जाए और जो भी लिटिगेशन लड़के की तरफ से चल रहे हैं उसको वापस ले लिया जाए। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या पता क्या परिस्थितियाँ रही हों। अब सबसे पहले तो आपका मॉनेटरी लॉस हो गया, जो भी ऑर्डर आपको लड़की को देने के लिए हुआ है आपको उसे ऑनर करना पड़ेगा। सेकेंडली मीडिएशन का प्रयास करना पड़ेगा और स्थिति ऐसी है कि ऑलरेडी कई बार मीडिएशन का प्रयास हो चुका है और उन्हीं को घटना बना करके आपके ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। अब आप किस हिम्मत के साथ मीडिएशन का प्रयास करेंगे, तो आप फंस गए पूरे तरीके से। और अब इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहाँ पे अर्जी लगाएं कि इस कंडीशन को हटा दिया जाए। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का भी आपको चक्कर काटना पड़ गया। अब जब ये मामला हमारी नॉलेज में आया तो हमारा कहना ये था कि भाई जब पुलिस ने ऑलरेडी आपको कह दिया था कि 10 में से 7 नाम हट गए, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, तो एंटीसिपेटरी बेल की नीड कहाँ से आई। एंटीसिपेटरी बेल या जो कुछ भी हम अपने लिटिगेशन में करते हैं, सबसे पहले तो आप उसका मीनिंग समझेंगे ना कि उसका मतलब क्या है और हम उसमें क्यों जा रहे हैं, उसका मोटिव समझेंगे। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, अग्रिम जमानत। इसका मतलब होता है एक ऐसी जमानत कि अगर आपको ये भय है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी तो पुलिस आपको अरेस्ट ना कर पाए। अब पुलिस तो खुद ही कह रही है कि झूठा मामला है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपके नाम हटा रही है, आपको 41A का नोटिस सर्व कर रही है, तो पुलिस तो आपको हैरेस कर ही नहीं रही है, पुलिस तो आपको गिरफ्तार कर ही नहीं रही है, ये आप भी जानते हैं। और उसका कहना था हाँ भाई पुलिस तो बहुत कोऑपरेटिव है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, उन्होंने तो कहा है कि हम चार्जशीट फाइल कर देंगे इतने दिनों में। तो आपको एंटीसिपेटरी बिल की नीड कहाँ हुई। अब एक ऐसे प्रोसीडिंग में आप पड़ गए जिसकी आपको नीड नहीं थी और उसके लिए आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है और अभी भी कुछ नहीं पता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कितना टाइम लगेगा, बहुत सा पैसा भी खर्च होगा और पता नहीं कितना सारा समय आप एक ऐसी प्रक्रिया में ख़राब कर लेंगे जिसकी आपको नीड ही नहीं थी। एक्चुअल में करना क्या था, नाम हट गए थे, आईओ आपके सपोर्ट में था, 41A का नोटिस दिया हुआ था, चुपचाप बैठे रहते। जब चार्जशीट फाइल होती देन उसके बाद देखते कि ट्रायल लड़ना है या क्वेश्चन में जाना है, बहुत सिंपल था। अब इसी सिंपल सी चीज़ को आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में खड़े हैं और अपनी जितनी सेविंग्स हैं वो सारी ख़राब कर चुके हैं। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपनी नीड के हिसाब से आप स्टेप लीजिए। अगर आपने स्टेप ऐसा लिया जिसकी आपको नीड नहीं थी तो वो एक अनावश्यक बर्डन आप अपने ऊपर ले रहे हो और जब आपको एक्चुअल में जो स्टेप लेने पड़ेंगे तब तक आप फाइनेंशियली ब्रेक हो चुके होते हो, मेंटली ब्रेक हो चुके होते हो। तो इसलिए कम से कम प्रोसीडिंग रखें, वो प्रोसीडिंग रखें जिनकी आपको ज़रूरत है, अनावश्यक प्रोसीडिंग्स में ना जाएं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।